अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको आवाज़ आ रही है डॉक्टर बुशरा? जी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ बताना चाहेंगी? मुइस का आपने केस देखा, कुछ बोलना चाहेंगी? वेल ये जो कंडीशन है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। और रेयर डिसऑर्डर्स हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि तमाम उस बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं देखी जाती हैं। और बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि एक वक्त में 2000 में से कोई एक शख्स होता है जो इस बीमारी से असरअंदाज हो रहा होता है। ओके। सो अबाउट 8000 डिसऑर्डर्स को हम रेयर डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डालते हैं और इंटरेस्टिंगली उसमें से 80% ऑफ द डिसऑर्डर्स जो हैं वो जेनेटिक ओरिजिन के होते हैं। Okay. और उन 80% डिसऑर्डर्स में से आप ये समझें कि तकरीबन 70% डिसऑर्डर्स बच्चों को इफेक्ट करते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो रेयर डिसऑर्डर्स का ग्रुप है जिसमें ये फाइब्रोडिस्प्लेसिया और प्रोग्रेसिव, या जिसको हम शॉर्ट में FOP भी कहते हैं, ये भी शामिल है। तो ये बीमारी जो है वो होती तो पैदाइशी ही है और अर्ली साइंस इसमें इवन जो बच्चे की माँ के पेट में अल्ट्रासाउंड की जाती हैं उधर भी डिटेक्ट होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको पिक नहीं किया जाता और क्योंकि उसका जो साइन होता है वो बहुत आप समझिए बहुत कॉमन सा है। और उसमें जो बच्चे के पैर की बड़ी उंगली होती है जिसको अंगूठा कहा जाता है वो दूसरी उंगलियों की तरफ झुकी हुई होती है। सो ये एक अर्लीस्ट साइन होता है जो कि फीटल अल्ट्रासाउंड जो कि माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश के दौरान भी डिटेक्ट किया जा सकता है या बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद भी देखा जा सकता है। अब डॉक्टर बुशरा बताइएगा, FOP का इलाज दुनिया में कहीं है, हो रहा है, कुछ किया जा सकता है मुइस के लिए? देखिए, इलाज को हम दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है सपोर्टिव केयर, एक होता है डेफिनेटिव केयर। ठीक है। तो सपोर्टिव केयर तो जो है इसमें जैसे सॉफ्ट टिश्यू की में जो स्वेलिंग्स होती हैं, बोनी स्वेलिंग्स हो जाती हैं जो कि पेनफुल होती हैं, तो उसमें दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। और एक दवा जो कि ख़ास तौर पे अगर बहुत ज़्यादा उसकी बोनी स्वेलिंग्स में शिद्दत हो, दर्द की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन के साइंस हों, तो वो एक दवा जो है वो इस्तेमाल की जाती है और ये एक नई दवा है और जो है वो, लेकिन ये वक्ती इलाज होगा। अच्छा, नहीं ये पाकिस्तान में अवेलेबल है दवा? नहीं जी, लेकिन ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में देखिए जो ये ऑर्फन ड्रग्स होती हैं ना, ऑर्फन ड्रग्स कमर्शियली वायबल बिजनेस नहीं होता बिकॉज इनके पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। अच्छा। और जो है इस वजह से हमारे यहाँ इस तरह की महंगी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये क्योर नहीं है, ये सिर्फ जो अक्यूट फ्लेयर्स होंगे, मीनिंग जो इस वक्त पेनफुल स्वेलिंग्स की शिद्दत होगी तो तकरीबन 4-5 हफ्ते के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये लाइफ लॉन्ग दवाई नहीं है। मुइस को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं हम? मुझे नहीं मालूम है कि इनकी बीमारी की शिद्दत कितनी है और किस तरह की है। ज्यादातर इस तरह के मरीजों के लिए सपोर्टिव केयर होती है। सपोर्टिव केयर में फीडिंग है, अगर फ्रैक्चर्स हो रहे हैं तो फ्रैक्चर्स के लिए हम बिस्फॉस्फोनेट यूज करते हैं बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए। लॉन्ग टर्म बिस्फॉस्फोनेट के इस्तेमाल के साथ कभी जो है वो स्टेरॉइड्स वगैरह के लॉन्ग टर्म यूज की वजह से बोन्स की वीकनेस होती है तो उसको यूज किया जाता है। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इस वक्त जो कि डेफिनेटिव क्योर, जैसे मैंने कहा कि एक तो फ्लेयर्स के लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं जो कि वक्ती इलाज है लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। इस तरह की बीमारियों के लिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं लेकिन वो बहुत अर्ली फेजेस में है, फेज 1 या फेज 2, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा। फेज 1 में जो है मतलब ये कि हम किसी भी दवा के साइड इफेक्ट्स को बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं। फेज 2 में भी हम सिर्फ मेनली साइड इफेक्ट्स ही देख रहे होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो दवा जिस दवा के ऊपर ट्रायल हो रहा है उसकी इफेक्टिवनेस है या नहीं है। तो सबसे पहला किसी भी मेडिसिन को जो है इस तरह से एक्सपेरिमेंटल यूज का जो है उसकी सेफ्टी अश्योर करना सबसे बड़ा हमारा प्राइम गोल होता है। तो इसलिए फेज 1 एंड फेज 2 इस वक्त जो इस बीमारी की मेडिसिन इन ट्रायल्स हैं वो सिर्फ फेज 1 फेज 2 में है, फेज 3 में अभी कोई भी नहीं है। गॉट योर पॉइंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।